जय श्री कृष्णा छात्रों, अभिमान एकेडमी में आपका स्वागत है। संस्कृत व्याकरण पढ़ते समय या फिर हम कहें कि आज तो जो हम प्रश्न लेकर आए हैं वह पेडागोजी से संबंधित प्रश्न है मेरे छात्रों। अब इसी श्रृंखला में संस्कृत पेडागोजी के प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 देखिएगा। सुग्गा विधि अस्ति। सुग्गा विधि है। ए रचना विधि, बी पाठ्य पुस्तक विधि, सी लेखन विधि, डी सूत्र विधि। तो छात्रों, सुग्गा विधि जो कहा जाता है वह पाठ्य पुस्तक विधि को कहा जाता है। पाठ्य पुस्तक विधि का क्या अर्थ है मेरे छात्रों? शिक्षण कार्य में एक शिक्षक और छात्रों दोनों के लिए जो एक बीच का जो एक पहलू होता है, एक बीच का जो एक वह चीज जो दोनों में संबंध स्थापित करती है वह क्या होती है छात्रों? पाठ्य पुस्तक। शिक्षण विधि में पाठ्य पुस्तक का होना भी बहुत अधिक आवश्यक है। पाठ्य पुस्तक विधि से, पाठ्य पुस्तकों से शिक्षक को पता चलता है कि किस कक्षा में किस समय में छात्रों को क्या पढ़ाना है, किस रास्ते पर लेकर जाना है। इस विधि में शिक्षक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करते हुए छात्रों को विकास करने के विभिन्न अवसर प्रदान करता है। अभ्यास में दिए गए विभिन्न गतिविधियों के द्वारा बालकों का सर्वांगीण विकास करने का प्रयास करता है। इसको संस्कृत में सुग्गा विधि कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा। व्याकरण शिक्षणस्य विधि नास्ति। प्रश्न पूछा गया है, व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है। विकल्प ए आगमनम, विकल्प बी निगमनम, विकल्प सी विश्लेषणम या फिर विकल्प डी संश्लेषणम। तो छात्रों, व्याकरण शिक्षण की जो विधि नहीं है वह है हमारी विश्लेषण विधि। छात्रों, आगमन और निगमन विधि तो बड़ी महत्वपूर्ण है। आगमन विधि में पहले उदाहरण दिए जाते हैं, उसके बाद छात्रों को नियम सिखाए जाते हैं। यह छोटे बालकों के लिए बहुत ही उत्तम विधि होती है। छात्रों, निगमन विधि में पहले नियम बताए जाते हैं, उसके बाद छात्रों को उदाहरण सिखाए जाते हैं। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, निगमन में शुरू में नी लगा हुआ है, नी अर्थात नियम, और जब नी से नियम बनेगा तो इसका तात्पर्य हो जाएगा पहले नियम सिखाए जाते हैं, उसके बाद छात्रों का अभ्यास कराया जाता है। यह बड़े बालकों के लिए अधिक उपयुक्त रहती है। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प सी विश्लेषणात्मक। अगला देखिएगा। गद्य शिक्षणस्य विधि अस्ति। गद्य यानी कि प्रोस। छात्रों को गद्य शिक्षण के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी रहेगी? ए निगमन विधि, बी उद्बोधनम विधि, सी आगमन विधि, डी सूत्र विधि। तो छात्रों, गद्य शिक्षण के लिए सबसे अच्छी विधि रहती है विकल्प बी उद्बोधनम। अर्थात बच्चे जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं किसी भी गद्य को, किसी भी नाटक हो सकता है, कहानी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, वो उसको पढ़ते समय जब बालक साथ साथ उसका बोध अर्थात उसके अर्थ को समझते हुए, उसके अर्थ का अनुमान लगाते हुए पढ़ते हैं तो वह गद्य शिक्षण ही सफल गद्य शिक्षण माना जाता है। और गद्य शिक्षण की जो यह विधि होती है वह उद्बोधनम विधि होती है। अगला प्रश्न। शिक्षण विधि नास्ति। शिक्षण की विधि नहीं है। सूक्ष्म शिक्षणम, व्याख्यानम, वाद विवादः, भाषणम। तो छात्रों, इन चारों विकल्पों में से यदि आप देखेंगे तो भाषणम शिक्षण विधि की सबसे कम प्रभावशाली इन चारों में से विधि कहलाएगी। सूक्ष्म शिक्षण तो देखिए आजकल माइक्रो टीचिंग काफी महत्वपूर्ण रहती है, जिसमें एक बहुत ही लिमिटेड समय में छात्रों को पढ़ाया जाता है। कोई एक टॉपिक हो सकता है वो। व्याख्या विधि में छात्रों के सामने शिक्षक व्याख्या देता है। वाद विवाद तो मेरे छात्रों बड़ी महत्वपूर्ण विधि है। वाद विवाद के द्वारा तो बालकों के अपने विचार सामने निकल के आते हैं और हर एक मुद्दा, हर एक प्रश्न पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाता है। तो इन चारों विकल्पों में से यदि देखेंगे तो सबसे कम प्रभावशाली जो रहेगी वह रहेगी डी भाषणम विधि, भाषण विधि। अगला देखिए। व्याकरण शिक्षणस्य प्रमुखा विधिया सन्ति। व्याकरण शिक्षण की प्रमुख विधि कौन सी है मेरे छात्रों? इसमें से सहयोग विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, भाषा संदर्भ विधि, डी सर्वे। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प डी सर्वे। अर्थात यह ऊपर की तीनों ही, सहयोग विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, भाषा संदर्भ विधि, तीनों ही व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधियों में शामिल है। अगला प्रश्न। पद्य शिक्षणस्य विधिरस्ति। पद्य अर्थात पोइट्री शिक्षण की विधि कौन सी है छात्रों? विकल्प ए प्रवचन विधि, व्याख्यान विधि, तुलनात्मक विधि या अन्वय विधि। तो छात्रों, इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प ए प्रवचन विधि। इसका तात्पर्य यह है मेरे छात्रों, पद्य शिक्षण जो आदर्श वाचन कर रहा है वह जितने अच्छे तरीके से
छात्रों को उसको पढ़ना सिखा पाएगा, उसका एक एक शब्द को वो इतने अच्छे से पढ़ पाए कि बालक उसका अर्थ अनुमान लगा सके, समझ सके। तो उससे क्या होगा, बालक पद्य साथ साथ समझते चलेंगे और बालकों को यह पता चलेगा कि पोएट्री को किस प्रकार समझा जाता है। तो प्रवचन विधि इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सहयोग विधि केन नामना ज्ञायते, सहयोग विधि को किस नाम से जाना जाता है। तो छात्रों इसके यदि आप विकल्प देखेंगे, निगमन विधि, सहचर्य विधि, आगमन विधि, परायण विधि, तो छात्रों सहयोग विधि को साहचर्य विधि कहा जाता है। देखिए साहचर्य का तात्पर्य है जब हम बालक को कोई चीज समझा रहे होते हैं तो उसके साथ में कोई ऐसा एग्जाम्पल या फिर कोई ऐसा चित्र हो सकता है, कोई ऐसी वस्तु हो सकती है जिसकी सहायता लेकर हम बालक को उस चीज को बताएं, तो वह उसका सहयोग से बालक उस चीज को तुरंत समझ जाता है। देखिए यदि मैं आपको एक बहुत ही साधारण सा उदाहरण दूं, तो जब बहुत छोटा बच्चा होता है तो क्या करते हैं, हम बच्चे को एप्पल पढ़ाना चाहते हैं तो एप्पल ए फॉर एप्पल के ऊपर बहुत बड़ा एप्पल बना होता है, तो वो साहचर्य का काम कर रहा होता है। तो बच्चा देख रहा होता है, ए छोटा सा लिखा होता है, पिक्चर बड़ी बनी होती है। तो ए फॉर एप्पल जब बच्चे दोनों के सहयोग से सीखता है तो बालक ज्यादा रुचि से और अच्छे तरीके से उसको सीख पाता है। हालांकि छात्रों साहचर्य बदलते रहते हैं, स्तर के अनुसार साहचर्य चेंज होते रहते हैं, लेकिन वह हमेशा ही सहयोगी रहते हैं और उसे सहयोग विधि कहा जाता है। अगला देखिए, ध्वनि संज्ञानेन अर्थ अवबोधनम प्रक्रिया केन कौशलेन संबद्धा। देखिए छात्रों पूछा गया है ध्वनि, संज्ञा, अर्थ के अवबोधन की प्रक्रिया से कौन से कौशल का संबंध है, कौन सा कौशल संबंधित है। देखिए ध्वनि, यदि आप साउंड की बात करेंगे तो साउंड से क्या तात्पर्य होगा कि सुनकर बच्चे उसका अर्थ का अवबोधन कर ले, ध्वनि को सुनकर। तो उससे देखिए हम जब बोलते हैं ना छोटे बच्चे बालक या बड़े के सामने, यदि मान लीजिए मैं यहीं पर बोलूं आम या फिर मैंगो, तो आपके दिमाग में जो चित्र बनेगा वह एक फल, रसीला फल मैंगो, उसका अपने आप ही बन जाएगा। तो इससे अर्थ का अवबोध हुआ ध्वनि से, लेकिन कैसे हुआ, आपने मुझे देखा तो नहीं, आपने सिर्फ मेरे मुंह से निकाली हुई ध्वनि को सुना। तो अर्थात इससे कौन सा हमारा कौशल संबंधित रहेगा छात्रों, श्रवणेन, यानी कि सुनने का कौशल। वैसे भी छात्रों जब बालक छोटा होता है तो सर्वप्रथम श्रवण कौशल उसका विकसित किया जाता है, यानी कि उसका सुनने का कौशल। अगला प्रश्न देखिएगा, भाषा मुख्य रूपेण भवंती, भाषा मुख्य रूप से है होती है। देखिए मौखिकी, लिखिता, दृश्या, लेखा, चित्रात्मिका। देखिए छात्रों वैसे तो भाषा मुख्य रूप से दो प्रकार की, मौखिक और लिखित, और सामान्यतः तीन प्रकार की, सांकेतिक, मौखिक और लिखित होती है। फिर भी मुख्य रूप से जो भाषा होती है वह होती है मौखिक। आप खुद ही इस चीज का अनुमान लगाइए कि हम भाषा का प्रयोग देखिए सबसे पहली बात तो जो भाषा को केवल बोला और सुना ही जा सकता है, लिखी तो लिपी जाती है। दूसरी बात, फिर भी आप भाषा का यदि प्रकार में देखेंगे तो आपको खुद अनुमान यह लगा पाएंगे कि पूरे दिन में हम लिखित भाषा का प्रयोग कम करते हैं और मौखिक भाषा का प्रयोग बहुत ही अधिक करते हैं। तो भाषा जो मुख्य रूप से होती है वह क्या होती है, मौखिक होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, विश्लेषणात्मक विधि एका विधर अस्ति। विश्लेषणात्मक विधि जो है वो एक कैसी विधि है मेरे छात्रों। विकल्प ए साहचर्य विधि, विकल्प बी संयुक्त विधि, विकल्प सी अनुकरण विधि, या विकल्प डी आगमन विधि। तो छात्रों इसका जो उत्तर है वह होगा विकल्प बी संयुक्त विधि। विश्लेषणात्मक विधि एक संयुक्त विधि है मेरे छात्रों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पर हमारे प्रश्न आज समाप्त हो गए हैं छात्रों। आशा करती हूँ आपको जो प्रश्न हमने पढ़ाए उससे आपको थोड़ा बहुत अधिक, यानी कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य ही मिला होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए जय श्री कृष्ण।